इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे। वहाँ हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। डाइजेशन जो प्रोटीन्स और फैट का होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म के बारे में। और अब फैट का मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है। फैट का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब इनका जो डाइजेशन होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में रहते हैं या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हैं या फ्री फैटी एसिड्स इनसे बने हैं। स्टोर्ड फॉर्म में ज़्यादा रहता है फैट जो है शरीर में सिर्फ जमा होने का काम होता है। जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बंदा स्टारवेशन में है, उपवास कर रहा है बहुत ज़्यादा लंबे समय से, तब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। इससे एनर्जी का लिबरेशन सबसे ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे खाने में 70% तक कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। इनके बॉन्ड्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो इनका डाइजेशन जो है बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हमें एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी। तुरंत अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो हम क्या कहते हैं, ग्लूकोन डी पी लीजिए। क्या है वहाँ पे, वो कुछ नहीं है, सिंथेटिक ग्लूकोज है, बना हुआ ग्लूकोज ही है। तो फैट के मेटाबॉलिज्म में देखिए, मोस्ट ऑफ लिपिड्स सच एज ट्राइग्लिसराइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में ये ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये लिपिड्स वाटरी ब्लड में वाटर सोल्यूबल नहीं होने से प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर संवहित होते हैं। अब हम ये तो जानते ही हैं कि जो चिकनाई है वो पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो और ब्लड में अगर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट होना है तो ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में वाटर कंटेंट 90% तक रहता है। ठीक है, तो ये फैट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फैट ट्रांसपोर्ट होगा, ये प्रोटीन के साथ लूज बॉन्ड बना लेता है, सिर्फ जुड़ जाता है उसके साथ, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। उसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे तो लाइपोप्रोटीन बनेंगे। तो ये प्रोटीन्स 4 तरह के हैं। VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये ट्राइग्लिसराइड को लीवर से एडिपोज टिश्यू तक संवहित करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो लीवर में स्टोर हुए हैं उनको एडिपोज टिश्यू तक, जो हमारी वसा की त्वचा है या वसा के उत्तक हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, VLDL। दूसरा होता है IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड, इनको लीवर से पेरिफेरल टिश्यू तक, पेरिफेरल टिश्यू मतलब जो बाहरी त्वचा में है, ठीक है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है LDL। LDL क्या होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को लीवर से टिश्यू और दूसरे ऑर्गन्स तक लेकर के जाता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को। तो देखिए, सबसे पहले क्या आया था, VLDL में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड आया था। दूसरे IDL में क्या आए थे, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड आए थे। तीसरे में LDL में क्या आया था, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, चौथा क्या होगा, HDL। HDL इसमें भी
कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड ही होंगे इनको वापस लीवर तक लेके आना। मतलब एक पार्ट होगा एलडीएल का जो ऑर्गन्स तक लेकर के जाएगा। मान लीजिए किसी ऑर्गन को अगर फैट की ज़रूरत है, लिपिड की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को पूरा करेगा कौन? एलडीएल। और वहाँ जो बचा हुआ पार्ट है, अब उसके वहाँ तो नहीं रख सकते, तो हम वापस उसे लीवर में लेके आते हैं एचडीएल की मदद से। अब मेटाबॉलिज्म कैसे होगा फैट का? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद प्रतिहारिणी शिरा के द्वारा लीवर में पहुंचते हैं। हमने कहा था कि ये तो वापस डाइजेस्ट होकर के फैट जो है वापस लीवर में ही स्टोर होता है। और यहाँ भी हमने देखा बार बार एक बात आ रही है कि जितने भी ये लाइपोप्रोटीन हैं ये लीवर से इस फैट को लेकर के दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये वापस आया है लीवर में फैट, वो किसकी वजह से? पोर्टल वेन की वजह से। तो लीवर में कुछ फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाते हैं। क्रैब साइकिल वहाँ पे चलती है, हमने पढ़ी है क्रैब साइकिल पहले भी। फैटी एसिड सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सेम क्रैब साइकिल जो ग्लूकोज के लिए चली थी वही इसमें सेम रहेगी। इसका जो लास्ट कंटेंट होगा वो एटीपी होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगी और पानी जो वाटर है वो निकलेगा। फैट का पार्शियल ऑक्सीडेशन होने से कीटोन बॉडीज बनते हैं और किडनी उनको जो है रिमूव कर देती है। क्या होता है कि जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ तो बनेंगे लेकिन किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है ठीक से, तो वो कीटोन बॉडीज़ ब्लड में ही रह जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है? कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस करके एक नाम आता है कि जब ये कीटोन बॉडीज़ बॉडी में ही रह जाएं, शरीर के अंदर ही रह जाएं, फिल्टर ना हो पाएँ, तो क्या होगा? कीटो एसिडोसिस हो जाएगा। कहाँ देखा जाता है कीटो एसिडोसिस? ज़्यादातर डायबिटिक केसेस में, डायबिटीज़ में। ओके, कहाँ से बनती हैं कीटोन बॉडीज़? फैट के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनती हैं। ट्राइग्लिसराइड से उत्पन्न जो कुछ ग्लिसरॉल हैं ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये स्टोर्ड फॉर्म होती है, जब भी एनर्जी की ज़रूरत है तो ये चेंज हो जाते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस वाली प्रक्रिया हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी भी थी। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लूकोज अगर बढ़े हुए हैं, इंक्रीज्ड लेवल, तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। मोटापा जिसको कहते हैं, चिकनाई जमा हो गई है, वो जमा कहाँ होती है? एडिपोज टिश्यू में जमा होती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में जमा होगी। फिर दूसरा होता है लाइपोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, तोड़ना। तो लिपिड का कैटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा? ट्राइग्लिसराइड से क्या बनेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये टूटते हैं, ये बनते हैं, इसे लाइपोलाइसिस कहते हैं। एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन ये हार्मोन्स होते हैं, एनहेंस करते हैं ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने के लिए। तो लाइपोलाइसिस इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। ओके, तो लाइपोलाइसिस का जो कैटाबॉलिज्म है वो लाइपेज नाम के एंजाइम से होता है। चेंज किस में होंगे ये? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो बनेगा, उससे एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा और एसिटाइल को एंजाइम ए से क्रैब साइकिल चलेगी। ये क्या पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? लाइपोलाइसिस। क्या? लाइपोलाइसिस। लाइपोजेनेसिस, लिपिड का निर्माण कैसे होगा? एनाबॉलिज्म कैसे होगा? निर्माण कैसे होगा? ग्लूकोज और अमीनो एसिड के द्वारा।
लीवर और एडिपोज सेल्स वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड के द्वारा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लीवर सेल्स और एडिपोज सेल्स से मिलकर के वसा का निर्माण करते हैं। लाइपोजेनेसिस की प्रक्रिया कौन स्टिमुलेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होगा? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में भी कहाँ से? बीटा सेल्स से। ओके, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन क्या काम कर रहे थे? लाइपोलाइसिस का काम कर रहे थे, लिपिड को तोड़ने का काम कर रहे थे। इंसुलिन लिपिड को बनाने का काम करेगा। उसके बाद अमीनो एसिड्स किस में चेंज होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। ग्लूकोज से लिपिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये पहले भी पढ़ा था हमने। ये आगे बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए और वहाँ से फैटी एसिड का निर्माण होगा। तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, एब्जॉर्प्शन होगा, ये पूरा जो प्रोसेस हमने पढ़ा है अभी तक, उसी को एक फ्लो चार्ट में दिया है कि वो पोर्टल वेन के द्वारा दोबारा लीवर में चला जाएगा। लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स हैं, 2 टाइप होंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होंगे। वहाँ से ग्लिसरॉल जो है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज इस फॉर्म में रहेगा। फैटी एसिड्स पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, क्रैब साइकिल चलेगा, क्रैब साइकिल से एनर्जी मिलती है। कीटोजेनेसिस होगा, लीवर में कीटोन बॉडीज का निर्माण होगा और किडनी उनको रिमूव कर देगी। ओके, तो ये पूरा चय अपचय का सारांश देखिए इन्होंने दिया है, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। एक एक करके आप चीज़ देख सकते हैं। जैसे अभी अभी आपने लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा कि लिपिड हैं, फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल हैं। ये फैटी एसिड में चेंज होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, क्रैब साइकिल चलेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस लाइपोजेनेसिस होगा और दोबारा वो लीवर में और एडिपोज टिश्यूज़ में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये इनकी छोटी फॉर्म, स्मॉल फॉर्म्स होती हैं, मोनोसेकेराइड्स के रूप में होते हैं। वहाँ से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। फिर ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड बनते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ये दोबारा से क्रैब साइकिल चलेगी तो एटीपी मिलेगा। प्रोटीन्स में क्या था? नाइट्रोजन पूल आता है, टिश्यू प्रोटीन, अमोनिया, यूरिया साइकिल बनती है और वही फिर से क्रैब साइकिल चलेगी, फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होगा और यूरिया जो है वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। जितनी बार क्रैब साइकिल चलेगी उतनी बार उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एटीपी बनता है। तो मोस्टली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने मेटाबॉलिज्म का ये चैप्टर पूरा किया। नेक्स्ट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन और डेफिकेशन, मल त्याग की प्रक्रिया और बड़ी आंत में क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक सब पढ़ लिया हमने। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? इलियम से एनस तक की होती है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलियम होता है। तो इलियम से आगे इलियोसिकल वाल्व होती है। यहाँ आप इसे काट करके सीकम कर लेंगे, सीकम टू एनस। सीकम टू एनस लाइज इंफीरियर टू स्टमक, स्टमक के नीचे होती है।
ओके, स्टमक और लीवर के नीचे। फ्रेम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये जो है बाहरी परत इस तरीके से बना लेगी, बीच में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स रहते हैं। ओके, फ्रेम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे लार्ज बाउल भी कहते हैं और 1.5 मीटर के लगभग ये होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है। क्या 2.5 इंच के लगभग चौड़ाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। पार्ट आप जानते हैं, ये इधर से जो पार्ट आया है ये इलियम का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे है इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व से आगे ये पार्ट है सीकम का। असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन, रेक्टम और एनस। ओके, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन होती है। मेन काम क्या है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना है, मल का निर्माण करना है, कॉम्पैक्ट करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स इम्पोर्टेंट है ये। विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फीकल मटेरियल को स्टोर करना है, ठीक है, मल त्याग से पूर्व उसे स्टोर करके रखना है। सीकम क्या होता है? सीकम एक एक्सपेंडेड पाउच है, फैला हुआ पाउच जैसा पार्ट है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ठीक है, ये इलियम से जो भी मटेरियल आता है उसे रिसीव करता है और यहाँ से चीज़ें जो है वो कॉम्पैक्ट होना, सहनन होना शुरू होता है। ठीक है, जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद पार्ट बचा हुआ है वो कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद अपेंडिक्स आता है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, होलो खाली रहता है और आजकल इसका कोई ख़ास काम होता नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, हालांकि इसमें कुछ लिम्फॉइड नोड्यूल्स, एक लिम्फॉइड ऑर्गन इसको ज़रूर कहते हैं। कोलोन क्या है? कोलोन का डायमीटर ज़्यादा होता है, वॉल्स जो है वो थिन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। ओके, और इसमें पाउच होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? होस्ट्रा, होस्ट्रा कहते हैं। होस्ट्रा से क्या होगा? होस्ट्रा परमिट्स एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ कोलोन। ठीक है, कोलोन को एक्सपेंड करने में और बड़ा करने में मदद करता है होस्ट्रा। पाउच होते हैं कुछ छोटे छोटे इसमें। असेंडिंग कोलोन क्या होगा? असेंडिंग कोलोन बिगिंस एट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सीकम। ठीक है, सीकम के ऊपरी भाग से शुरू होता है और फिर ऊपर की ओर जाएगा, इसीलिए इसका नाम असेंडिंग, आरोही वृद्धांत्र है। ठीक है, असेंड्स अलोंग द राइट लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये राइट साइड में होगा पेरिटोनियल कैविटी के। लीवर के इन्फीरियर सरफेस तक ये जाता है और बैंड हो जाता है, फिर आगे चल के राइट कॉलिक फ्लेक्सर उसे कहते हैं। उसके आगे कंटिन्यू करेगा क्या? ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन के साथ पेरिटोनियम की जो लेयर जुड़ी होती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ये राइट कॉलिक फ्लेक्सर था, इधर आएंगे तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर हो जाएगा। फ्लेक्सर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? फ्लेक्सर मतलब मोड़। ठीक है, तो ये राइट साइड में असेंडिंग है तो राइट वाला मोड़ आ गया। ट्रांसवर्स कोलोन जहाँ ख़त्म होगा तो वो लेफ्ट पार्ट आ जाएगा। डिसेंडिंग कोलोन क्या होगा? इलियक फोसा के नीचे की तरफ प्रोसीड करता है, लेफ्ट इलियक फोसा के नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। प्रोसीड्स इन्फीरियरली अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ इलियक फोसा। रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ठीक है, फर्मली अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, बहुत शक्ति से अटैच होता है एब्डोमिनल वॉल से। रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के पीछे, रेट्रो मतलब पीछे। सिग्मॉइड कोलोन एस शेप का होता है और 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है। सिग्मॉइड फ्लेक्सर से शुरू होता है और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। क्या है? इसको पकड़ के रखने के लिए पेरिटोनियम का जो फोल्ड होता है उसका नाम है सिग्मॉइड मीजोकोलोन। और ये
खाली होता है कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम क्या है, मलाशय, 20 सेंटीमीटर के लगभग पार्ट होता है। टेम्परेरी स्टोरेज है, फीसिस मतलब मल को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। यहाँ फीकल मटेरियल का जो मूवमेंट होता है रेक्टम में ट्रिगर करता है अर्ज टू डिफिकेट, तब यहाँ जब मल आ जाता है और एक अच्छी क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में, उसके बाद संदेश जाता है ब्रेन को कि मल जो है वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो चुका है, वहाँ से ट्रिगर करता है ये, ठीक है, अर्ज, तब हमें मल त्याग की अनुभूति होती है, ठीक है। एनल कैनाल इज द लास्ट पोर्शन ऑफ रेक्टम, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, उन्हें एनल कॉलम्स कहते हैं। एनस में एक ऑरिफाइस होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं, एनल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब द्वार, एग्जिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस स्किन होती है, स्किन जो है वो कैसी होती है, केराटिनाइज्ड होती है। इसके बारे में जो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।